राम राम दोस्तों। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड पे, जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड, एएमसी और एक्सपेंस रेशियो, ये तीन चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। जिनको बेसिक भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड चीज क्या है, कैसे सही होता है, उनको भी वो वीडियो देखकर कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या चीज है। अगर आपको नहीं पता है अभी भी, या आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, जिससे आपके मन में डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या चीज है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये तो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं कि म्यूचुअल फंड क्या चीज है। लेकिन म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अभी भी मन में सवाल हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड की टाइप है ना, वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे एक टाइप होती है डायरेक्ट और रेगुलर। ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि रोड कितने टाइप का होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे, मान लो एक टाइप तो ये भी हो सकती है कि भाई सिंगल रोड, डबल रोड, 4 लेन रोड, 8 लेन रोड। तो एक टाइप तो इस प्रकार से होगी। दूसरे टाइप से ये भी हो सकता है कि लोकल हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे। तो ये जो टाइप है ये अलग टाइप से होगी, वो जो टाइप थी वो अलग टाइप से होगी। अब तीसरा ये भी हो सकता है भाई, रोड तो एक तारकोल वाला रोड, एक सीमेंटेड रोड, एक ईंट वाला रोड, तो इस टाइप से भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, दो टाइप के हो सकते हैं म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे मान लो काइट है, जीरोदा है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो। और दूसरा होता है रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, कोई बीच में कमीशन एजेंट होता है। जैसे मान लो मैं एजेंट हूं, आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करवाऊंगा। अब डायरेक्ट और रेगुलर में एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो डायरेक्ट का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है मान लो 0.7%। एक्सपेंस रेशियो मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है फीस। ठीक है। इसकी फीस है मान लो 0.7%। तो रेगुलर की फीस होगी 1.5%। ठीक है। जो रेगुलर की जो फीस है वो आधे परसेंट से लेके 1% तक यूजुअली ज्यादा होती है डायरेक्ट फंड से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बीच में एजेंट है, जो कमीशन एजेंट है, वो उसका कमीशन होता है। अब बात ये आती है कि वो कैसे, क्या एक बार कटती है या हर महीने में एसआईपी करूंगा उस पे कटेगी? जी हाँ, बिल्कुल। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, चाहे एक बार में करो, चाहे एसआईपी में करो, चाहे बीच में थोड़ा थोड़ा करो, आपके टोटल पैसे पे जो वो एक्स्ट्रा जो कमीशन है वो कटेगा रेगुलर फंड में। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब कई भाई सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ गया, उसमें 0.7% है, उसमें मान लो 1.5% भी है, क्या फर्क पड़ गया, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रेगुलर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि कितना फर्क पड़ेगा। देखो, ये मैं आ गया हूं एसआईपी कैलकुलेटर में। मान लो आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो। ठीक है। और 15 साल के लिए करते हो, और आपको रिटर्न भी 15% के मिलते हैं। तो आपके पास कितना पैसा होएगा? 67,68,000। लेकिन अगर मान लो आपका ये रेगुलर फंड है और इसमें 1% ज्यादा फीस है, तो आपको रिटर्न मिलेंगे 14%। तो कितना फर्क पड़ेगा? 61,28,000। लगभग आपको 7.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और ये नुकसान है 15 साल में। अगर इसी नुकसान को मैं 30 साल में कैलकुलेट करूं, तो 15% के हिसाब से कितना रिटर्न मिलेगा? 7 करोड़ रुपए। ठीक है। और अगर यही रिटर्न 14% का हो, मान लो आपने रेगुलर में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको 1% रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि उसमें 1% फीस ज्यादा है। तो आपका ये बनेगा 5.5 करोड़ रुपए। यानी आपको 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 1.5 करोड़। और ये नुकसान कब है? जब सिर्फ आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो 30 साल के लिए। ठीक है।
तो मान लो आज आपकी उम्र है 30 साल, 35 साल, 40 साल, ठीक है? तो मान के चलो कि अगले 30-35 साल के लिए तो आपने इन्वेस्ट करना ही है। 70-80 साल तक तो आजकल नॉर्मल है, 70 साल उम्र तो आपको मोटा नुकसान होने वाला है, ये समझिए आपने चलना है। आपने सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये तो 1% है, 1% किससे क्या फर्क पड़ेगा। हमने एक तरीके से समझ लिया कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या है और रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या है। दूसरे टाइप से जो म्यूचुअल फंड की टाइप होती हैं वो हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और रेगुलर इंटरवल, ठीक है? ओपन एंडेड क्या होते हैं? मान लो कोई नई एएमसी ने आज म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया, जिसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग, ठीक है? किसी नई एएमसी ने, या एएमसी पुरानी है, उसका कोई फंड है नहीं, तो उसने वो फंड आज से लॉन्च कर दिया, तो ओपन एंडेड क्या होएगा? जैसे मान लो ये एनएफओ चलेगा अगले 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन 10 दिन के बाद अगले 10-15 दिन में ये क्या होएगा, ये आपको एप्लीकेशन पे सब जगह दिखने लग जाएगा, उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड का मान लो एक बार एनएफओ आया 10 दिन के लिए, मान के चलो, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और रेगुलर इंटरवल वाला क्या होता है? जैसे मान लो अभी जिसका एनएफओ लॉन्च हुआ, अब आपने 10 दिन तक इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, फिर बंद हो जाएगा, फिर हो सकता है साल 2 साल बाद वो फिर से आपको मौका दें 10-20 दिन के लिए कि भाई अगले 10-20 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो करना चाहे। ऐसे वो बीच बीच में किसी इंटरवल के बाद आपको मौका देते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड होते हैं, मोस्टली मोर देन 95% वो ओपन एंडेड होते हैं। उसका एनएफओ आने के बाद 10-20 दिन बाद वो आपको दिखने लग जाते हैं एप्लीकेशन पे। उसके बाद आप जब मर्जी चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जब मर्जी चाहो उसमें एसआईपी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आती है म्यूचुअल फंड की, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। दो टाइप से आपके लिए समझना जरूरी है, एक डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट और रेगुलर मैंने आपको समझा दिया। रेगुलर की फीस ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कमीशन एजेंट का कमीशन होता है बीच में। जैसे मान लो आप किसी बैंक में चले गए, बैंक वाले ने आपका म्यूचुअल फंड खोल दिया, तो वो आपका रेगुलर खोल लेगा क्योंकि उसमें बीच में उसको कमीशन मिलेगा। और डायरेक्ट में आप सीधा किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे मान लो खोल लो, ठीक है, या डायरेक्ट एएमसी के पास जाके आप डायरेक्ट फंड खुलवा लो, तो वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट में फीस कम होती है, तो इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो होती हैं डेट, दूसरा इक्विटी और तीसरा हाइब्रिड, ठीक है? दूसरी जो टाइप आपको समझने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बैंकों से भी कर्जा लेती हैं और वो प्राइवेट कंपनियों से भी कर्जा लेती हैं। प्राइवेट कंपनियों से कर्जा लेती हैं तो प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट कंपनियों के पास पब्लिक का पैसा होता है, जो वो उस पैसे को आगे किसी बड़ी कंपनी को कर्जे पे दे देती हैं, ठीक है? तो वो आपके पैसे को वहां पे उनको कर्जे पे देंगे तो उनको ब्याज मिलेगा। जैसे मान लो उनको 6%, 7% ब्याज मिल गया। ये सिंपली आप एफडी की तरह मान सकते हो, ठीक है? अलग अलग तरह के डेट फंड होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म, लिक्विड, कुछ इस टाइप के, मतलब वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे एफडी होती है, एफडी आप छोटे टाइम के लिए भी करवा सकते हो, लंबे टाइम के लिए भी करवा सकते हो। ज्यादा कम टाइम के लिए करवाओगे तो आपको रिटर्न आधा परसेंट, 1% कम मिलेगा। थोड़े लंबे टाइम के लिए करवाओगे तो 1-1.5% तक रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही डेट फंड हैं, ठीक है? मान लो कोई कंपनी 10 साल के लिए लोन ले रही है, कोई 5 साल के लिए कर्जा ले रही है, तो वो अलग चीज है। आप मान लो डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो 6 महीने के लिए, तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। आप 6 साल के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये है इक्विटी। दूसरे नंबर पे आता है, सॉरी ये था डेट। दूसरे नंबर पे आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट, मतलब जहां आपका पैसा सारा शेयर मार्केट में लगता है,
ठीक है। अब शेयर मार्केट कैसे चलती है आपको पता ही है, शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है। शेयर मार्केट में तो क्या पता अगले 2 साल में आपका 0% रिटर्न बने, क्या पता अगले 2 साल में आपका जितना पैसा लगाया था वो भी घट जाए, और क्या पता आपको इतना रिटर्न मिल जाए कि एफडी में आपको आने वाले 5 साल में भी ना मिले। जैसे अभी मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, आप जाके देखना चैनल पे, पिछले 11 दिन में 16% के रिटर्न मिले थे म्यूचुअल फंड में। 16% के रिटर्न आपको 2.5 साल में जाके मिलेंगे अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और यहां मिल गए सिर्फ 11 दिन में। तो ये किस्मत की बात है, कई बार ऐसा होता है कि 2-3 साल तक आपको रिटर्न भी ना मिले। ठीक है। डेट में क्या होता है, डेट में एफडी की तरह कांस्टेंट रिटर्न होते हैं। इक्विटी में रिटर्न ऊपर नीचे ऐसे हो सकते हैं, यानी रिस्क है। इक्विटी में भी फिर अलग अलग कैटेगरी आती हैं जिनका हम बात करेंगे डिटेल में। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब तो आप समझते ही हो, दोनों का मिक्सचर, जिसमें इक्विटी भी और डेट भी, दोनों ही चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो आपने 100 रुपए लगा दिए, 100 रुपए में से 50 रुपए इक्विटी में लगा दिए, 50 रुपए डेट में लगा दिए। इसमें भी फिर अलग अलग टाइप होती हैं, जिसमें इक्विटी में कितना लगेगा, डेट में कितना लगेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो पहले हम हाइब्रिड की ही बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, कि हाइब्रिड में किस में कितना लगता है। ठीक है। हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड में दो तरीके के होते हैं, एक तो अम, एक तो होते हैं हाइब्रिड और दूसरे होते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज। ठीक है। हाइब्रिड को बोलते हैं डायनामिक फंड। ठीक है। और बैलेंस एडवांटेज, बैलेंस एडवांटेज में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक ओनली बैलेंस, एक एडवांटेज। बैलेंस और एडवांटेज में क्या है, बैलेंस वाले में तो लगभग फिक्स होता है कि इक्विटी में कितना पैसा लगेगा और डेट में कितना लगेगा। और बैलेंस एडवांटेज में क्या है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके पास एडवांटेज ये होती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता है। किसी टाइम मान लो उसको लग रहा है कि इक्विटी में उतने रिटर्न नहीं आ रहे हैं, वो डेट में ज्यादा पैसे को शिफ्ट कर लेगा। किसी टाइम उसको ये लग रहा है कि अब अच्छा समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो वो ज्यादा पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में, यानी शेयर मार्केट में, और डेट में कम करेगा। हाइब्रिड में क्या होता है, जिसको डायनामिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं, ये दो तरीके का होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड को एक बार समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपका पैसा मैक्सिमम 25% तक लग सकता है इक्विटी में, बाकी सारा लगेगा डेट में। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी वो थोड़ा कम रिस्क लेके चलेगा आपका। इक्विटी में कम पैसा आपका एलोकेट होगा तो रिस्क भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी कम बनेंगे। अग्रेसिव, नाम से ही पता लग रहा है, यहां आपका 75% तक पैसा इक्विटी में एलोकेट हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होएगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होंगे। तो हाइब्रिड फंड हमने समझ लिए, हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है दोनों का मिक्सचर। इसमें फिर दो तरीके के आते हैं, बैलेंस यानी बैलेंस एडवांटेज, और दूसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड में फिर दो आते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड। जैसे बैलेंस एडवांटेज का भी मैंने बताया, एक सिंपल बैलेंस होता है, एक बैलेंस एडवांटेज होता है। बैलेंस और कंजर्वेटिव हाइब्रिड एक टाइप के आप मान सकते हो, जिनमें इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा कम होता है। बैलेंस एडवांटेज में और एग्रेसिव में क्या होता है, इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन बैलेंस एडवांटेज में और एग्रेसिव में क्या डिफरेंस है, एग्रेसिव में 75% तक आपका मैक्सिमम इक्विटी में एलोकेट हो सकता है। ठीक है, ये किस में है, अग्रेसिव हाइब्रिड में। बैलेंस एडवांटेज में क्या है, चाहे 100% इक्विटी में कर दो, चाहे 100% डेट में कर दो, ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। अब इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में 3 क्लास होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कैप का मतलब क्या है, कैप का मतलब है कैपिटल। लार्ज कैप का मतलब हो गया लार्ज कैपिटल, यानी जहां आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगेगा।
ठीक है, जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना है, एशियन पेंट का नाम सुना है, आपने जैसे सीमेंट में नाम सुना होगा अल्ट्राटेक सीमेंट का, बैंकों में नाम सुना होगा एसबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसके बाद फिर आती हैं मिड कैप यानी मीडियम कैपिटल, जिन कंपनियों की टोटल जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और बिल्कुल छोटी भी नहीं है, जो मीडियम साइज की कंपनियां हैं। स्मॉल कैप है जो छोटी कंपनियां हैं, बिल्कुल छोटी कंपनियां। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि लार्ज कैप किसको बोलते हैं। टोटल हमारा जो मार्केट है उसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें 1 नंबर से 100 नंबर तक की कंपनियों को बोलते हैं लार्ज कैप। 101 नंबर से 250 यानी ये जो 150 कंपनियां हैं इनको बोलते हैं मिड कैप। और 250 से ऊपर वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो आती हैं सारी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में। ठीक है, तो लार्ज कैप का मतलब समझो टॉप 100 कंपनियां, मिड कैप का मतलब समझो टॉप 100 कंपनियों के बाद अगली 150 कंपनियां, यानी 101 से लेकर 250 तक वाली कंपनियां। और स्मॉल कैप मतलब 250 से ऊपर वाली कंपनियां, 200 से 51 से लेके आगे जितनी भी कंपनियां वो सारी स्मॉल कैप। ठीक है, अब तीन तीन हमने इक्विटी की टाइप समझी, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, लार्ज कैप में मैंने बताया आपका ज्यादातर पैसा कहां लगेगा, लार्ज कैप कंपनियों में, मीडियम कैप में मीडियम टाइप वाली कंपनियों में, और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप कंपनियों में। देखो इनमें ऐसा नहीं होता कि लार्ज कैप में पूरा 100% आपका पैसा वहीं पे लगेगा। इसमें क्राइटेरिया होता है 65% का। 65% पैसा आपका बड़ी कंपनियों में लगा होना चाहिए, 35% पैसा आपका इधर उधर छोटी कंपनियों में, डेट में, मीडियम कंपनियों में कहीं भी लग सकता है। ऐसे ही फिर मिड कैप में 65% पैसा आपका मीडियम कंपनियों में ही लगा होना चाहिए, 35% पैसा छोटी में लगाओ, बड़ी में लगाओ, डेट में लगाओ, कैश में रखो, मर्जी है म्यूचुअल फंड मैनेजर की। स्मॉल कैप में 65% पैसा छोटी कंपनियों में लगा होगा। छोटी कंपनियां कौन कौन सी, जो अभी मैंने बताया 250 नंबर से ऊपर की जो कंपनियां हैं उनमें लगा होगा। बचा हुआ 35% कहाँ है, लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप में भी हो सकता है, कैश भी रख सकते हैं, डेट में भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब इसमें अलग अलग टाइप फिर आगे आ जाती हैं। जैसे मान लो फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी नाम से ही पता लग रहा है, फ्लेक्सी मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता है वो अपने हिसाब से। मान लो उसको लग रहा है कि अब लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे तो वो लार्ज कैप में अपना एलोकेशन ज्यादा बढ़ा देगा। अगर उसको लग रहा है कि अब लार्ज कैप नहीं, अब स्मॉल कैप ज्यादा चलेगा, जैसे अभी पिछले 1.5-2 साल से देखो स्मॉल कैप मिड कैप में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जबकि लार्ज कैप में उतनी तेजी नहीं थी। तो वो उस टाइम पे वो क्या करेगा, स्मॉल कैप में अपना पैसा ज्यादा शिफ्ट कर लेगा। उसको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट अगले 1-2 साल उतना खास नहीं चलेगी, तो वो अपना पैसा डेट में भी शिफ्ट कर सकता है या फिर कैश में भी रख सकता है। दूसरा फिर आता है फ्लेक्सी कैप की बजाय मल्टी कैप। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है? मल्टी कैप में लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तीनों में 25-25% पैसा रखना कंपलसरी है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में मैंने क्या बताया कि म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो जिसमें जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मल्टी कैप में क्या है, तीनों टाइप में 25-25% पैसा होना ही चाहिए। जो 25% बच गया ना उसमें म्यूचुअल फंड की मैनेजर की मर्जी है, वो लार्ज कैप में लगाए, वो मिड कैप में लगाए, वो स्मॉल कैप में लगाए, या फिर वो कैश में रखे या फिर वो डेट में रखे। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। एक कैटेगरी आती है ELSS। ELSS क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, जहां पे आप टैक्स को सेव कर सकते हो। इक्विटी लिंक्ड मतलब ऐसी स्कीम जहां आपका पैसा इक्विटी में लगेगा। तो ये एक टाइप के लार्ज कैप ही फंड हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने के बाद आप अपना 80C के अंदर टैक्स बचा सकते हो। अब फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस एक तो टैक्स सेविंग का डिफरेंस है, और दूसरा ELSS में आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। आज जो आपने पैसा लगा लिया अगले 3 साल तक वो आप निकाल ही नहीं सकते। ELSS में
ये थोड़ा सा नुकसान है। फायदा क्या है? टैक्स सेविंग का फायदा है। होते क्या है, ये लार्ज कैप फंड है जहां आपका 65% पैसा मिनिमम लार्ज कैप में इन्वेस्टेड होता है, बाकी 25% इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी थी जो आपको समझना जरूरी है। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं बचे हुए टॉपिक्स पे बात करूंगा, जैसे इंडेक्स फंड, थीमेटिक या सेक्टोरल फंड, फंड्स ऑफ फंड और मल्टी कैप फंड। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर लोग देखते नहीं हैं। देखो, इससे छोटा वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो फिर आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये जो बची हुई चीज़ें हैं इनके बारे में हम पार्ट 2 में बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।